नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री से। दोस्तों आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 41। और इससे पहले दोस्तों हिस्ट्री से जो है 40 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, जिनको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो की एंड तक जरूर बने रहें। और यहाँ पर दोस्तों हम प्रत्येक क्वेश्चन को जो है डिटेल में कवर करते हुए चलेंगे। आज हम चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 131 से, और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग आंसर करते हुए चलेंगे। 131 देखिए क्वेश्चन, और साथ ही साथ आंसर कीजिए। ग्रहण के संबंध में वैज्ञानिक विवेचना करने वाला प्रथम खगोल वैज्ञानिक कौन था? ठीक है, इसको वाला कर लेंगे। ठीक, तो ऑप्शन देखिए आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त या फिर चरक। तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर? ग्रहण के संबंध में यानी कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के संबंध में वैज्ञानिक विवेचना करने वाला प्रथम खगोल शास्त्री कौन था दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 131 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आर्यभट्ट। ठीक है, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के संबंध में वैज्ञानिक विवेचना करने वाला पहला जो खगोल शास्त्री था दोस्तों वो कौन था? आर्यभट्ट था दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आर्यभट्ट का एक आपको पुस्तक याद रखनी है। आर्यभट्ट की पुस्तक कौन सी है? आर्यभट्टी। ठीक है, क्या है? आर्यभट्टी जो है ये क्या है दोस्तों? पुस्तक है आर्यभट्ट की। ठीक है, तो इसको आपने ध्यान में रखना है। उन्होंने दोस्तों अपनी पुस्तक आर्यभट्टी में प्रतिपादित किया है कि ग्रहण जो है राहु केतु के कारण नहीं बल्कि पृथ्वी और चंद्रमा की छाया के कारण होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टी में क्या कर रखा है? प्रतिपादित किया है कि ग्रहण जो है राहु केतु के कारण नहीं बल्कि पृथ्वी और चंद्रमा की छाया के कारण होते हैं। साथ ही साथ उन्होंने यह भी सिद्ध किया है कि दोस्तों पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और चंद्रमा स्वयं प्रकाशवान नहीं है। ठीक है, ये भी दोस्तों और इन्होंने सिद्ध किया है आर्यभट्ट ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 132। इसका आंसर करेंगे। तमिल व्याकरण का निम्न में से सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? दोस्तों यहाँ से आपका क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो तमिल व्याकरण का बताना है सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 132 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए? तो राइट आंसर हो जाएगा तोलकाप्यम। ठीक है, ऑप्शन डी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे तमिल व्याकरण का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तोलकाप्यम है दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों तोलकाप्यम जो है इसकी रचना किसने की थी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तोलकाप्यम की जो रचना की थी दोस्तों किसने की थी? तोलकापियर ने की थी। ठीक है, किसने की थी? तोल तोलकापियर। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे तोलकाप्यम जो है तमिल व्याकरण का सबसे प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है दोस्तों, जिसकी रचना जो है ऋषि अगस्त्य के शिष्य तोलकाप्यम ने की थी। ठीक है, तोलकापियर कौन था दोस्तों? ये अगस्त ऋषि के शिष्य थे। ठीक है, ऋषि अगस्त। ठीक है, ऋषि अगस्त के क्या थे? शिष्य थे दोस्तों। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर शिल्पाधिकारम दिया है देखिए ऑप्शन बी में, तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। शिल्पाधिकारम जो है ये दोस्तों ये तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। ठीक है, अगर आपको पूछा जाएगा शिल्पाधिकारम दोस्तों क्या है, तो ध्यान रखेंगे तमिल साहित्य का। ठीक है, तमिल साहित्य का। ठीक है, तमिल साहित्य का क्या है? प्रथम जो है क्या है? महाकाव्य है। ठीक है, प्रथम महाकाव्य नोट कर लेंगे। ठीक, तो दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तोलकाप्यम जो है तमिल व्याकरण का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, और शिल्पाधिकारम जो है ये तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर
133 इसका आंसर करेंगे। उस गुर्जर प्रतिहार शासक का नाम बताइए जो अपनी राजधानी भीनमाल से कन्नौज ले गया। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय या फिर मिहिर भोज। आपको बताना है उस गुर्जर प्रतिहार शासक का नाम बताना है दोस्तों जो अपनी राजधानी को जो है भीनमाल से कन्नौज ले गया। चलिए आंसर कीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 133 का राइट आंसर। दोस्तों आपको मैंने बताया था प्रतिहार वंश के शासक मैंने आपको बताए थे, ठीक है। कौन सा शासक था दोस्तों, प्रतिहार शासक कौन सा था जिसने अपनी राजधानी भीनमाल यानी कि जालौर से हटाकर कन्नौज स्थानांतरित की थी, ठीक है। भीनमाल या इसको हम जानते हैं दोस्तों जालौर नाम से, ठीक है, आपको पूछा जा सकता है तो ध्यान रखेंगे। भीनमाल यानी कि जालौर से कन्नौज कौन ले गया राजधानी, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 133 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, नागभट्ट द्वितीय, ठीक है। ध्यान रखेंगे दोस्तों नागभट्ट द्वितीय जो है अपनी राजधानी जो है भीनमाल से कन्नौज ले गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों नागभट्ट द्वितीय को जो है आप जानते हैं, नागभट्ट द्वितीय को त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला और प्रतिहार शक्ति को जो है गंगा घाटी में सुदृढ़ करने वाला वास्तविक नायक माना जाता है दोस्तों, नागभट्ट द्वितीय को ध्यान में रखेंगे। और नागभट्ट द्वितीय ने दोस्तों कन्नौज के शासक चक्रायुद्ध को हराया था, ठीक है। किसको हराया था, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नागभट्ट द्वितीय ने जो है किसको हराया था, कन्नौज के शासक, ठीक है, कन्नौज के शासक, ध्यान रखेंगे नाम, चक्रायुद्ध, चक्रायुद्ध, ठीक है। चक्रायुद्ध को जो है दोस्तों हराकर इस महत्वपूर्ण नगर पर अधिकार किया था दोस्तों, ठीक है, नागभट्ट द्वितीय ने, तो ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 134 इसका आंसर करेंगे। 134 है दोस्तों, उस चंदेल राजा का नाम बताएं जिसने कन्नौज के प्रतिहार शासक देवपाल को हराया। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे उस चंदेल राजा का, इसको नाम कर लेंगे, ठीक। उस चंदेल शासक का नाम बताएं जिसने कन्नौज के प्रतिहार शासक किसको हराया था, देवपाल को हराया। ऑप्शन देखिए, राजा भोज, यशोवर्मन, कीर्तिवर्मन या फिर परमार्दी देव। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा 134 का, ध्यान रखेंगे चंदेल शासक यशोवर्मन, ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चंदेल शासक यशोवर्मन ने कन्नौज के प्रतिहार शासक देवपाल को पराजित किया था दोस्तों। और इस विजय के उपलक्ष्य में दोस्तों उसने देवपाल से जो है बैकुंठ यानी कि विष्णु की एक महत्वपूर्ण जो है बहुमूल्य स्वर्ण प्रतिमा प्राप्त की थी, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसको, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 135 का आंसर करेंगे, हर्षकालीन प्रांतीय प्रशासन में तहसीलों को क्या कहा जाता था। आपको बताना है हर्ष के काल में, ठीक है, तहसीलों को क्या कहा जाता था। ऑप्शन देखिए, विषय, कर्णिक, पाठक या फिर गोप। चलिए आंसर कीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 135 का। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तहसीलों को कहा जाता था हर्ष काल में, क्या कहा जाता था, पाठक कहा जाता था, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसको, इंपॉर्टेंट है। हर्षकालीन प्रांतीय प्रशासन में तहसीलों को जो है क्या कहा जाता था, पाठक कहा जाता था, ठीक है, इसको ध्यान में आपने रखना है। और प्रशासन की अगर सबसे छोटी इकाई आपको पूछी जाएगी तो सबसे छोटी इकाई कौन सी थी प्रशासन की, ग्राम, ठीक है। ग्राम या गांव जो है दोस्तों ये क्या था, सबसे आपको ध्यान में रखना है, ये प्रशासन की क्या थी, सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, ठीक है। ये भी आपको पूछा जा सकता है कि हर्ष काल में पूछ लिया जाएगा, हर्ष काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी, तो सबसे छोटी इकाई थी दोस्तों ग्राम। और इस ग्राम का जो प्रमुख होता था दोस्तों उसको कहा जाता था ग्राम भक्षक। इसके प्रमुख को क्या कहा जाता था, ग्राम भक्षक, ठीक है, भक्षक, ठीक है, ग्राम भक्षक कहा जाता था दोस्तों ग्राम के प्रमुख को, ठीक है। तो ध्यान में रखना आपने।
चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 136, इसका आंसर करेंगे। 136 है दोस्तों, संगम युग में अरसर कौन कहलाते थे। चलिए आंसर कीजिए। मैंने बताया था आपको संगम युग से आपको जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो संगम युग में अरसर क्या था दोस्तों, किसको कहा जाता था अरसर? एक कुलीन शासक वर्ग को, या फिर गहरे जंगलों की प्राचीन आदिम जनजाति को, या फिर शिकारियों और कृषकों का एक वर्ग, या फिर पेशेवर सैनिकों की सुसज्जित सेना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 136 का। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग आंसर करते हुए चलें। तो संगम युग में दोस्तों अरसर जो था एक कुलीन शासक वर्ग को कहा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अरसर जो है दोस्तों ये राजनीतिक सत्ता का केंद्र था दोस्तों। ठीक है, और बाकी आप जानती हैं संगम साहित्य आपने पढ़ा है, संगम साहित्य से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो संगम साहित्य के अनुसार दोस्तों समाज में महत्वपूर्ण वर्ग जो है कौन सा था, सबसे महत्वपूर्ण वर्ग था वेललाल। ठीक है, आपको अगर पूछ लिया जाए संगम युग में, ठीक है, तो संगम युग में जो संगम साहित्य है इसके अनुसार अगर आपको पूछा जाए कि समाज में महत्वपूर्ण वर्ग कौन सा था, तो महत्वपूर्ण वर्ग था दोस्तों वेललाल। ठीक है, वेललाल था दोस्तों, ध्यान रखेंगे वेललाल जो है ये धनी किसान थे। ठीक है, और एक और वर्ग था दोस्तों, वो था आपका एनियर वर्ग। ठीक है, एनियर वर्ग था दोस्तों। एनियर वर्ग क्या था, ये दोस्तों क्या था, शिकारी थे ये लोग। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, संगम युग में अरसर एक कुलीन शासक वर्ग को कहा जाता था, जिसका समाज में जो है क्या था, सर्वोच्च स्थान था दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ आप जानती हैं संगम साहित्य मुख्य रूप से 5 पारिस्थितिक क्षेत्रों में विभाजित है, जहाँ पर अरसर राजनीतिक सत्ता का केंद्र था दोस्तों। और मैंने आपको बताया संगम साहित्य के अनुसार समाज में जो महत्वपूर्ण वर्ग थे उसमें आपका वेललाल आता है जो धनी किसान वर्ग था, और एनियर आता है जो शिकारी थे दोस्तों। ठीक है, और अरसर वर्ग को युद्ध में वीरता और ब्राह्मणों ब्राह्मणों के संरक्षण के लिए जाना जाता था दोस्तों। यानी कि जो अरसर वर्ग था, ठीक है, अरसर वर्ग यानी कि जो कुलीन वर्ग, कुलीन शासक वर्ग था, इनको किस लिए जाना जाता था, ये दोस्तों युद्ध में वीरता और ब्राह्मणों के संरक्षण के लिए इनको जाना जाता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 137, इसका आंसर करेंगे। 137 है दोस्तों, 5वीं सदी में यवद्वीप यानी कि वर्तमान जावा में बौद्ध धर्म के प्रसार का श्रेय किसको जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन देखिए, गुणवर्मा, पूर्णवर्मा, जयनाग, या फिर पर्णकरण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका बताइए। आपको बताना है 5वीं सदी में यवद्वीप यानी कि वर्तमान जावा में बौद्ध धर्म के प्रसार का श्रेय किसको जाता है। क्या हो जाएगा यहाँ पर 137 का राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुणवर्मा। ठीक है, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। गुणवर्मा कौन था दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। 5वीं सदी में जावा में बौद्ध धर्म के प्रसार का श्रेय जाता है, किसको जाता है, गुणवर्मा को जाता है। गुणवर्मा दोस्तों ये कश्मीरी बौद्ध भिक्षु था। कौन था, ठीक है, कश्मीरी बौद्ध भिक्षु। ठीक है, बौद्ध भिक्षु। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 138। चलिए इसका आंसर कीजिए। 138 का आंसर क्या होगा, किस शासक के काल में कांधार मुगलों के हाथों से निकल गया। चलिए ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में भी करवाया था। क्या हो जाएगा राइट आंसर, अकबर, द्वितीय जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। किस शासक के काल में कांधार जो है मुगलों के हाथों से निकल गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 138 का ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, शाहजहां के शासनकाल में। ठीक, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों शाहजहां ने कांधार को पुनः प्राप्त करने के लिए औरंगजेब और दारा शिकोह के नेतृत्व में 3 बड़े सैन्य अभियान भेजे थे, लेकिन सभी क्या रहे, असफल रहे। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 139। तो इसका आंसर करेंगे, निम्न मुगल अधिकारियों को उनके विभागों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर आपको दिए हैं मुगल अधिकारी। ठीक है, मुगल अधिकारियों के नाम दिए हैं, ठीक है, और उनके विभाग दिए हैं, तो आपको सुमेलित करना है। ठीक, पहला देखिए, पहला क्या है,
पहला है फोतेदार यानी कि परगने का खजांची, ठीक। बख्शी सूबे का न्यायिक अधिकारी। उसके बाद तीसरा देखिए कारकून परगने का रिकॉर्ड रखने वाला। और उसके बाद देखिए चौथा वितिकिस सरकार में सुरक्षा अधिकारी। तो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, निम्न मुगल अधिकारियों को उनके विभागों के साथ आपको सुमेलित करना है। कौन सा यहाँ पर सही युग्म होगा दोस्तों, आपको यहाँ पर आंसर करना है। तो 139 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सही युग्म दोस्तों इसमें कौन सा है, ध्यान रखेंगे पहला और आपका तीसरा, ठीक है। पहला और तीसरा कौन सा है, ध्यान से देखेंगे, पहला और तीसरा, यानी कि फौतेदार जो था दोस्तों परगने का खजांची, और कारकुन जो है परगने का रिकॉर्ड रखने वाला। तो ये दोनों जो है कथन क्या है आपके, दोनों कथन यहाँ पर सुमेलित हैं, बाकी दोनों आपके दूसरा और चौथा इसमें सुमेलित नहीं है, ठीक। फौतेदार परगने का खजांची होता था और कारकुन जो है परगने का रिकॉर्ड रखने वाला क्लर्क था, ठीक है। और बख्शी केंद्र दोस्तों, बख्शी केंद्र और सूबे में सैन्य प्रशासन का प्रमुख था दोस्तों बख्शी। और साथ ही साथ यहाँ पर दूसरा जो आपका अधिकारी है बीतिकिस। तो बीतिकिस दोस्तों इसका कार्य था सुरक्षा नहीं बल्कि रिकॉर्डों का संकलन करना था, ठीक है। इसका काम क्या था, रिकॉर्डों का संकलन करना था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर दोनों गलत हैं आपकी, बख्शी और बीतिकिस, ठीक है। बख्शी क्या होता था, बख्शी सैन्य प्रशासन का प्रमुख होता था, ठीक है, नोट कर लें इसको, सैन्य प्रशासन का प्रमुख, ठीक है, सैन्य प्रशासन का प्रमुख, ठीक। सैन्य प्रशासन का प्रमुख था दोस्तों बख्शी। और बीतिकिस का जो बीतिकिस था दोस्तों, ये क्या था, ये दोस्तों रिकॉर्डों का संकलन करने वाला था, ठीक है। क्या था, रिकॉर्डों का संकलन करने वाला, रिकॉर्डों का संकलन करने वाला, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, चारों मैंने बता दिए। तो यहाँ पर आपके दो सही हैं, पहला और तीसरा, और गलत है इसमें दूसरा और चौथा, ठीक। चलिए अगला देखिए 140। तो 140 का आपको आंसर करना है, मुगल काल में महिला दासियों को कितनी श्रेणियां थी, यानी कि महिला दासियों की कितनी श्रेणियां थी, 1 2 3 4। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर में, मुगल काल में बताना है महिला दासियों की कितनी श्रेणियां थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 श्रेणियां थी, ठीक है। कौन कौन सी 2 श्रेणियां थी, आपको ध्यान में रखना है। पहली श्रेणी थी दोस्तों कनीज, ठीक है। क्या थी पहली श्रेणी, कनीज। और दूसरी श्रेणी थी दोस्तों उपपत्नी, ठीक है, उपपत्नी। तो इसको ध्यान में रखेंगे, ये दोनों जो थे दोस्तों मुगल काल में महिला दासियों की श्रेणियां थी, जिसमें आपका कनीज जो था दोस्तों, कनीज वे दासियां थी दोस्तों जो घरेलू कार्यों, सम्राट और हरम की महिलाओं की सेवा के लिए नियुक्त होती थी, ठीक है। युद्ध में बंदी बनाई गई महिलाओं को भी दोस्तों अक्सर कनीज के रूप में रखा जाता था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पूछ दिया जाएगा आपको मुगल काल में महिला दासियों की कितनी श्रेणियां थी, तो आंसर करेंगे 2 श्रेणियां थी, पहला कनीज और दूसरा उपपत्नी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 141। यहाँ पर आंसर करना है, निम्नलिखित में से कौन से लेखक मुगल काल से संबंधित हैं। यहाँ पर लेखक दिए हैं दोस्तों, आपको बताना है कौन से लेखक जो हैं मुगल काल से संबंधित हैं। पहला है देखिए अब्दुल हमीद लाहौरी, दूसरा अबुल फजल, तीसरा जगन्नाथ पंडित और चौथा फैजी। तो सही कूट का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन से लेखक यहाँ पर मुगल काल से संबंधित हैं। तो 140 का दोस्तों 141 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अब्दुल हमीद लाहौरी दोस्तों, ठीक है। ये शाहजहां के काल में था, आपने पढ़ा होगा, ठीक। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये चारों दोस्तों क्या हैं, चारों सही हैं, ठीक है। चारों जो है मुगल काल से संबंधित हैं। तो ऑप्शन जो है आपका डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 141 का, ठीक है। ध्यान रखेंगे, अब्दुल हमीद लाहौरी ने क्या लिखा था दोस्तों, किसकी रचना की थी, पाशाहनामा की, ठीक है। किसकी रचना की थी, अब्दुल हमीद लाहौरी ने, पूछा जाता है पाशाहनामा,
ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और बाकी अबुल फजल को आप जानती हैं, अबुल फजल ने क्या लिखा था? अकबरनामा। ठीक है, क्या लिखा था? अकबरनामा लिखा था। ठीक है, अकबरनामा। और जगन्नाथ पंडित आप जानती हैं, जगन्नाथ पंडित ये भी शाहजहाँ के राजकवि थे दोस्तों। ये अगर आपको पूछा जाएगा कि शाहजहाँ के राजकवि कौन थे, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे ये क्या थे? शाहजहाँ के राजकवि थे। ठीक है, शाहजहाँ के राजकवि। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, पूछ लिया जाएगा शाहजहाँ के राजकवि कौन थे, तो जगन्नाथ पंडित थे दोस्तों। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर जो आपका लास्ट में है फैजी, तो आप जानती हैं फैजी। ठीक, तो यहाँ पर सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, फैजी और अबुल फजल क्या थे? ये अकबर के दरबार के नवरत्नों में शामिल थे। ठीक, अब सभी ने पढ़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखिए 142, इसका आंसर करेंगे। 142 है दोस्तों, मुगल काल में मुद्दती तथा दर्शनी थे। तो क्या थे दोस्तों? ये मुद्रा के प्रकार थे, हुंडी के प्रकार थे, भूमि के प्रकार थे, या फिर वस्त्रों के प्रकार थे? चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा 142 का? मुगल काल में मुद्दती और दर्शनी क्या थे दोस्तों ये? चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 142 का? दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये क्या थे दोस्तों? ये एक प्रकार के कर थे दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन में आपका दिख नहीं रहा है कर, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे हुंडी के प्रकार थे, यानी कि कर के प्रकार थे। हुंडी यानी कि आपका बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे एक प्रकार का कर था दोस्तों। जैसे आपका जो मुद्दती था, ध्यान रखेंगे मुद्दती जो था दोस्तों, ये क्या था? ध्यान रखेंगे। ठीक, मुद्दती दोस्तों ये एक निश्चित समय अवधि या मुद्दत के बीत जाने के बाद किया जाता था, यानी कि एक निश्चित समय बीत जाने के बाद इसका भुगतान किया जाता था मुद्दती का। और जो दर्शनी है दोस्तों, दर्शनी जिसका भुगतान जो है देखते ही कर दिया जाता था। ठीक, तो इस प्रकार से आपको दोनों ध्यान में रखने हैं यहाँ पर, मुद्दती और दर्शनी ये एक प्रकार के क्या थे? बिल ऑफ एक्सचेंज थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 143 का आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भवन फतेहपुर सिकरी में अवस्थित नहीं था? तो आपको बताना है कौन सा यहाँ पर भवन जो है फतेहपुर सिकरी में नहीं है। ठीक है, चलिए पहला देखिए पंचमहल, दूसरा जहांगीरी महल, तीसरा देखिए जोधाबाई महल, चौथा देखिए तुर्की सुल्ताना की कोठी। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? आपको बताना है फतेहपुर सिकरी में इनमें से कौन सा स्थित नहीं था, तो राइट आंसर हो जाएगा 143 का दोस्तों। यहाँ पर जो जहांगीरी महल है ये फतेहपुर सिकरी में नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे जहांगीरी महल फतेहपुर सिकरी में नहीं है। ये कहाँ है? ये आगरा के किले में है। ठीक है, आगरा के किले में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसको, तो ऑप्शन जो है आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप जानती हैं पंचमहल जो है, पंचमहल जो नालंदा की बौद्ध विहारों की शैली पर आधारित है, ये फतेहपुर सिकरी की एक प्रमुख संरचना है दोस्तों पंचमहल। और जोधाबाई महल जो है ये सिकरी का यानी कि फतेहपुर सिकरी का सबसे बड़ा आवासीय महल है। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए फतेहपुर सिकरी का सबसे, ठीक है, सबसे बड़ा जो है आवासीय महल, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे बड़ा क्या था? आवासीय महल। सबसे बड़ा आवासीय महल। ठीक है, आपको पूछ लिया जाएगा कि फतेहपुर सिकरी का सबसे बड़ा आवासीय महल कौन सा था, तो आंसर हो जाएगा आपका जोधाबाई महल। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे इसको। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर तुर्की सुल्ताना की कोठी है। तो दोस्तों तुर्की सुल्ताना की कोठी जो है ये अपनी सूक्ष्म नक्काशी के कारण पत्थर में नक्काशी का रत्न कहलाती थी। तो ये भी आपका ऑप्शन डी जो है ये भी फतेहपुर सिकरी में है। तो जो नहीं है वो है दोस्तों आपका जहांगीरी महल, जो आगरा के किले में स्थित है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 144, इसका आंसर करेंगे। चोलों की निम्नलिखित प्रशासनिक इकाइयों का सही आरोही क्रम क्या है?
तो यहाँ पर दोस्तों आपको दिया है चोल काल में जो प्रशासनिक इकाइयाँ थी उनको आपने जो है सही में आरोही क्रम में लगाना है। आरोही क्रम कौन सा होता है? बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, कौन सा क्रम होता है? बढ़ता हुआ क्रम होता है। ठीक है, बढ़ता हुआ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए? नाडु मंडलम कुर्रम, मंडलम नाडु कुर्रम, कुर्रम नाडु मंडलम, या फिर कुर्रम मंडलम नाडु। क्या हो जाएगा बताइए यहाँ पर? राइट आंसर 144 का चोल प्रशासन की इकाइयों का सही आरोही यानी कि बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा? कुर्रम सबसे पहले, उसके बाद नाडु, उसके बाद फिर मंडलम। ठीक है, इस प्रकार से होगा। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा? कुर्रम नाडु मंडलम। तो ऑप्शन जो है आपका सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुर्रम नाडु मंडलम। तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी चोल प्रशासन में? ग्राम थी सबसे छोटी। ठीक है, छोटी इकाई क्या थी चोल काल में? प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी ग्राम। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक, और कई ग्रामों के समूह को क्या कहा जाता था? कई गांवों के समूह को कहा जाता था कुर्रम। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, इसी प्रकार से याद रखना है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी और कई ग्रामों के समूह को कुर्रम कहा जाता था। ठीक है, नाडु जो है दोस्तों, नाडु जिलों के समान प्रशासनिक इकाई थी और मंडलम जो है दोस्तों ये सबसे बड़ी प्रांतीय इकाई थी। तो सबसे बड़ी प्रांतीय इकाई क्या थी? मंडलम थी। ठीक है, और सबसे छोटी ग्राम थी। ठीक है, तो ऐसे याद रखेंगे, ग्राम, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका? कुर्रम। ठीक है, इसी क्रम में आ जाएगा फिर नाडु। ठीक है, नाडु के बाद आ जाएगा फिर मंडलम। ठीक, तो इस प्रकार से आपको इसको ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 145, इसका आंसर करेंगे। 145 है दोस्तों, निम्न चालुक्य प्रशासनिक अधिकारियों का उनके विभाग के साथ मिलान करें एवं गलत युग्म को चुनिए। यानी कि यहाँ पर आपको यहाँ पर चालुक्य प्रशासनिक अधिकारियों और उनके विभाग दे रखे हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है? गलत युग्म को चुनना है। ठीक है, चलिए आंसर कीजिए यहाँ पर कौन सा युग्म यहाँ पर गलत है 145 में। देखिए पहला है मेन वेगर्डे, जो दोस्तों राजमहल का कुटुंब का प्रबंध अधिकारी था, प्रबंधक अधिकारी। और दूसरा देखिए संधि विग्रही, ये युद्ध व शांति का मंत्री। भंडारी मुख्य सचिव, या फिर तंत्राध्यक्ष प्रशासनिक अध्यक्ष। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? कौन सा यहाँ पर युग्म जो है आपका गलत है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 145 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, भंडारी जो है मुख्य सचिव, ये जो है आपका गलत युग्म है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि चालुक्य प्रशासन में भंडारी जो है कोषाध्यक्ष होता था। ठीक है, भंडारी क्या होता था? कोषाध्यक्ष। ठीक है, कोषाध्यक्ष होता था, न कि मुख्य सचिव। ठीक, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 146। 146 का आंसर करेंगे दोस्तों। 146 है, सौर मंदिर, ईश्वर मंदिर एवं मुकुंद मंदिर किस शैली के मंदिर हैं? ऑप्शन देखिए महेंद्र शैली, ठीक है, मामल्ल शैली, राजसिंह शैली, या फिर नंदीवर्मन शैली। चलिए आंसर कीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर 146 का? सौर मंदिर दोस्तों आप जानती हैं सौर मंदिर कहाँ है? ये महाबलीपुरम का सौर मंदिर है। ठीक है, सौर मंदिर महाबलीपुरम। ठीक है, महाबलीपुरम। ठीक है, महाबलीपुरम का सौर मंदिर, ईश्वर मंदिर और मुकुंद मंदिर दोस्तों ये उदाहरण है दोस्तों। किस शैली के उदाहरण हैं आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 146 का क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये है दोस्तों राजसिंह शैली के उदाहरण। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 146 का। ये पल्लव वास्तुकला के लिए दोस्तों जाना जाता है। ठीक है, इनको सौर मंदिर हो गया, ईश्वर मंदिर हो गया, मुकुंद मंदिर हो गया, ये पल्लव वास्तुकला की जो राजसिंह शैली है इसके उदाहरण हैं। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको ध्यान में रखना है जो राजसिंह शैली थी दोस्तों, इस शैली में आपको ध्यान में रखना है, इस शैली के दौरान जो है क्या होता था, चट्टानों को काटकर मंदिर बनाने के स्थान पर जो है
पत्थरों को जोड़कर मंदिर बनाए जाते थे। यानी कि पत्थरों को जोड़कर मंदिर बनाने की शुरुआत हुई थी दोस्तों इस शैली के अंतर्गत, राज सिंह शैली। ठीक है, आपने जो है दोस्तों एक मंदिर का नाम सुना होगा, कांची का कैलाशनाथ मंदिर। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, कैलाशनाथ मंदिर। ठीक है, कैलाशनाथ मंदिर कहाँ का? कांची का। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कांची का कैलाशनाथ मंदिर जो है ये दोस्तों राज सिंह शैली का जो है एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 147। 147 का आंसर करेंगे दोस्तों, किस मुगल बादशाह ने आगरा सूबे में शाही प्रदेशों पर सूरजमल की सत्ता को वैध माना और कुंवर बहादुर ब्रजेंद्र की उपाधि दी? ऑप्शन देखिए, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय या फिर शाह आलम द्वितीय। तो यहाँ पर आपको आंसर करना है दोस्तों, क्या हो जाएगा 147 का, किस मुगल बादशाह ने आगरा सूबे में शाही प्रदेशों पर सूरजमल की सत्ता को वैध माना? सूरजमल कौन था दोस्तों? सूरजमल एक जाट नेता था। ठीक है, इसे जाटों का प्लेटो भी कहा जाता है। ठीक है, कौन था ये? जाट नेता था। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता था? ठीक है, इसको कहा जाता था दोस्तों, पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, जाटों का प्लेटो। ठीक है, जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता है आपको पूछा जाएगा, तो जाटों का प्लेटो कहा जाता है दोस्तों सूरजमल को। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। और यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों 147 का क्या हो जाएगा? अहमद शाह। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर मुगल बादशाह अहमद शाह ने सूरजमल की सत्ता को वैध मानते हुए उन्हें कुंवर बहादुर ब्रजेंद्र की उपाधि प्रदान की थी। ठीक, ध्यान रखेंगे। और सूरजमल को मैंने सूरजमल के बारे में आपको बता दिया। यहाँ से पूछा जाएगा कौन था सूरजमल, तो आप जानती हैं जाट नेता सूरजमल को जाटों का प्लेटो कहा जाता है और साथ ही साथ इसको जाटों का अफलातून भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, जाटों का अफलातून। ठीक है, अफलातून। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे, किसको जाटों का प्लेटो कहा जाता है, किसको जाटों का अफलातून कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे सूरजमल को कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 148 आंसर करना है, ऋग्वेद की नदी स्तुति में निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख है? तो यहाँ पर देखिए, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, वैगीही नदी या ताप्ती नदी। चलिए आंसर कीजिए, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 148 का, ऋग्वेद की नदी स्तुति, जो ऋग्वेद में नदी स्तुति है दोस्तों, ये किस मंडल में है आपको पूछा जा सकता है, तो ये 10वें मंडल में है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में है नदी स्तुति। ठीक है, तो नदी स्तुति में दोस्तों कितनी नदियों का उल्लेख हमें मिलता है, कौन कौन सी नदियों का उल्लेख मिलता है, तो ये इसको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर दोस्तों कोई भी नदी नहीं है जो आपका नदी स्तुति में जिसका वर्णन है, यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत दिया है दोस्तों। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसको क्रॉस कर लीजिए। ठीक, देखिए, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ऋग्वेद की नदी स्तुति में यानी कि 10वें मंडल में उल्लेख कौन कौन सी नदियों का है, ध्यान रखेंगे। पहला गंगा का उल्लेख है। ठीक है, गंगा के साथ साथ याद रखेंगे गंगा, यमुना, सरस्वती, गंगा, यमुना, सरस्वती। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं, इनका उल्लेख दोस्तों हमें मिलता है नदी स्तुति में। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया है दोस्तों कृष्णा, कावेरी दिए हैं। ठीक है, कावेरी दिया है, कृष्णा दिया है, ये तो दोस्तों आपका दक्षिण भारत की नदियाँ हैं। ठीक है, इनका दोस्तों ऋग्वैदिक काल के भौगोलिक क्षेत्र से कोई संबंध नहीं है, तो यहाँ पर ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ऋग्वेद की नदी स्तुति में गंगा का वर्णन है, यमुना का है और सरस्वती का है। ठीक है, और आपको ये भी पूछा जा सकता है कि नदी स्तुति जो है ये ऋग्वेद की किस मंडल में है, तो 10वें मंडल में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 149 का आंसर करेंगे, राज तरंगिणी में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस भौगोलिक क्षेत्र का वर्णन मिलता है? राज तरंगिणी आप जानती हैं किसकी रचना है? राज तरंगिणी कल्हण की रचना है। ठीक है, किसकी रचना है? कल्हण की रचना है, ध्यान रखेंगे।
तो इसमें मुख्यतः किस भौगोलिक क्षेत्र का हमें वर्णन मिलता है? तो 149 में दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा, ये कई बार मैं आपको बताया है, ठीक है। तो कश्मीर के राजनीतिक और सामाजिक इतिहास का वर्णन मिलता है राज तरंगिणी में। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक। और साथ ही साथ दोस्तों यह ग्रंथ जो है किस में लिखा गया था, कौन सी भाषा में लिखा गया था, ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था, ठीक है, संस्कृत भाषा में, ठीक। साथ ही साथ दोस्तों ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था और इसमें कश्मीर की स्थापना से लेकर 12वीं शताब्दी तक के राजवंशों का जो है क्रमबद्ध विवरण देखने को मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 150, आज का आखिरी क्वेश्चन। आपको आंसर करना है, यहाँ पर एक आपको श्लोक दे रखा है और आपको बताना है किस पुराण से संबंधित है, ठीक है। आपका श्लोक क्या है, देखिए ध्यान से। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षे तद भारत नाम भारती यत्र संतति। तो ये दोस्तों यहाँ पर इसका मतलब हुआ दोस्तों, इसका अर्थ हुआ वह भूमि जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित है वह भारतवर्ष है और वहाँ रहने वाली संतानें भारतीय हैं। तो दोस्तों यह श्लोक जो है प्राचीन भारत की सांस्कृतिक और भौगोलिक सीमाओं का सबसे स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत करता है। तो ये दोस्तों किस में है, आपका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु पुराण में, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये आपका जो श्लोक है ये किस में है, आपके विष्णु पुराण में है, ठीक। साथ ही साथ आप जानती हैं आपने मौर्य काल पढ़ा, ठीक है, गुप्त काल पढ़ा, ठीक है। वहाँ पर आपको बताया था मौर्य काल और गुप्त काल, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए कि मौर्य काल और गुप्त काल के इतिहास की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, ठीक है, महत्वपूर्ण स्रोत क्या है इसका, तो ध्यान रखेंगे मौर्य काल और गुप्त काल के इतिहास की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, विष्णु पुराण से मिलती है, ठीक है। विष्णु पुराण ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।